क्या आप सभी ने देखा है कि आरओ किस तरीके से काम करता है? जो हम पानी जो है यूज करते हैं, अशुद्ध जल जो हम शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो आरओ होता है। आरओ ही क्या करता है? किसी भी अशुद्ध जल को शुद्ध करता है। ठीक है। अब आरओ किस तरीके से काम करता है, हमें इस वीडियो में यही सीखना है। क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप समझ भी जाएंगे कि आरओ किस तरीके से वर्क करता है। और ये हमारे क्लास 12th का एक टॉपिक भी है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों तरीकों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, डबल फायदा है इस आरओ को पढ़ने के लिए। देखिए आगे हम समझते हैं व्युत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण, या इसी को कहते हैं आरओ। क्या कहते हैं? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले हम थोड़ा सा इसका चित्र बनाएंगे, फिर आपको समझा रहे हैं कि आरओ कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए यहां हमने इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पर एक नली लगी होती है। ये जो नली मैं बना रहा हूं अभी, ये नली कहाँ से जुड़ी होती है? ये जो नली बना रहा हूं, ये नली जुड़ी होती है हमारी नल वाले पानी से। मतलब नल का जो पानी है ये यहाँ से आता है आरओ में। ठीक है, नल का जो सप्लाई है वो आरओ में आता है। इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। बीच में एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगी होती है। एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। और इधर भी एक नली लगी होती है। इधर भी क्या लगी होती है? नली लगी होती है। यह नली क्या करती है? इस नली से हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। उस नली से पानी का सप्लाई आता है। ठीक है, और इस नली से हमें क्या मिलता है? शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध जल मिलता है, जो हम पीने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पीने में यूज कर लेते हैं। इधर बड़ा भरा होता है क्या? अशुद्ध जल। कौन सा जल होता है? अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। और इधर क्या भरा होता है? शुद्ध जल। इधर क्या पाया जाता है? शुद्ध जल। ठीक है, कैसे होता है बता रहा हूं आपको। इधर क्या होता है? शुद्ध जल, शुद्ध जल। ये है शुद्ध जल। शुद्ध जल जो किसका काम करता है? विलायक, विलायक के रूप में ये होता है। ठीक है, और ये इधर क्या होता है? अशुद्ध जल। अशुद्ध जल जो किस रूप में होता है? विलयन के रूप में। क्योंकि अशुद्ध जल में विलयन, विलयन क्यों हमने कहा? क्योंकि अशुद्ध जल में जल भी होगा, कुछ अशुद्धियां भी होंगी, इसलिए वो विलयन बन जाएगा। इधर पर लगा होता है ये, इधर पर एक हम क्या लगा देते हैं? दाब देने के लिए। ठीक है, वायु दाब मापी लगा देते हैं। इसके द्वारा हम प्रेशर देंगे। इस विलयन पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। यहाँ हम ऐसे एक चिन्ह बना देते हैं ताकि ये वायु दाब माप सके, बताए। पाठ्यांक लगा देते हैं इधर, ये माप के बता सके कि कितना वायु दाब है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए होता क्या है, परासरण की प्रक्रिया पहले समझते हैं। ये क्या है? अशुद्ध जल। ये क्या है? शुद्ध जल। जब अशुद्ध जल और शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, तो जो शुद्ध जल होता है वो अशुद्ध जल में चला जाता है। नॉर्मली परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि अशुद्ध जल मतलब विलायक जो होता है वो कहाँ चला जाए? विलयन में। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम विलयन पर एक दाब लगाते हैं, जिससे ये शुद्ध जल इस विलयन में नहीं जाता है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। लेकिन अगर हम दाब जो है और ज्यादा लगा दें, परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दें, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस विलयन पर बहुत ज्यादा दाब लग जाएगा। जब विलयन पर बहुत ज्यादा दाब लग जाएगा तो इस विलयन में भी, विलयन में क्या है? विलय और विलायक। विलय कौन है? अशुद्धियां। और विलायक कौन है? जल। तो इस विलयन पे जब हम ज्यादा दाब लगा देंगे, अतिरिक्त दाब लगा देंगे, परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा देंगे, तो इसमें जो शुद्ध जल है, इस विलयन में जो शुद्ध जल है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से इसमें चला आता है। मतलब अब परासरण की क्रिया उल्टा हो गई। परासरण की प्रक्रिया क्या होता है? जब विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में जाए, परासरण हो गया। लेकिन जब हम इस पर परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा देंगे, तो ये जो विलयन में जो शुद्ध जल है वो अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इस विलायक में जाने लगेगा। मतलब अब परासरण की क्रिया उल्टा हो गई, विलयन विलयन से विलायक की ओर होने लगी। तो यहां से जो भी शुद्ध जल होगा इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर कहाँ चला जाएगा? इस जगह पर चला आएगा, इस खाने में चला आएगा, इस बॉक्स में चला आएगा। मतलब शुद्ध जल इधर चला आएगा और अशुद्ध जल इधर रह जाएगा। इस तरीके से हमें शुद्ध जल इधर प्राप्त हो जाएगा और हम यहाँ टोटी लगा देते हैं। शुद्ध जल को हम पीने में यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्या किया जाता है? आरओ जो है इसी फंक्शन पर ही वर्क करता है। ठीक है, इसी तरीके से आरओ वर्क करता है। ये वाला जो सप्लाई होता है ना, ये नल का सप्लाई होता है। तो इस वाले खाने में क्या होता है? इधर नल का पानी आता है जो कि अशुद्ध है। अभी जैसे ही हम इस पूरा प्रोसेस जो हमारा होता है, ये इस पर दाब लगाता है विलयन पर,
परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगाता है, जिस कारण से क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल में जो शुद्ध जल है, वो शुद्ध जल इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो हमें शुद्ध जल मिल जाता है, हम पीने में यूज कर लेते हैं। क्योंकि जो हम दाब लगा रहे हैं, दाब विलीन पर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा दाब लगा रहे हैं, इसलिए ये जो एसपीएम जो होती है ना अर्धपारगम्य झिल्ली, वो काफी मजबूत होती है। तो वो जो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एसीटेट। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हम दाब लगा रहे हैं ना, परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा रहे हैं, इसलिए झिल्ली काफी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, कमजोर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होना चाहिए। तो मजबूत जो होता है वो सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी भी पानी को, किसी भी अशुद्ध पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए या पीने के रूप में प्रयोग करने के लिए आरओ या व्युत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जब अशुद्ध जल क्या है? विलायक, सॉरी विलयन है। अशुद्ध जल क्या है? विलयन। जब अशुद्ध जल विलयन तथा शुद्ध जल क्या है? विलायक। जब अशुद्ध जल विलयन तथा शुद्ध जल विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया कहां से कहां तक होने लगती है? विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। परासरण की क्रिया शुद्ध जल कोष्टक में विलायक, शुद्ध जल कोष्टक में विलायक से अशुद्ध जल कोष्टक में विलयन की ओर होने लगती है, ये इतना समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जब हम अशुद्ध जल और शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं, तो जो परासरण की प्रक्रिया होती है शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। ठीक है, यदि हम क्या करें, विलयन पर परासरण दाब से अतिरिक्त दाब लगाएं, तो जो ये परासरण की प्रक्रिया इधर से इधर हो रही है वो उल्टा हो जाएगी। अब विलयन से विलायक की ओर होने लगती है। इसी को विपरीत परासरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विपरीत परासरण या व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। आगे लिखते हैं यदि, यहां से लिखते हैं। ठीक है, यदि क्या, यदि विलयन मतलब अशुद्ध जल, यदि विलयन पर परासरण दाब से भी अतिरिक्त दाब लगाया जाए, तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। विपरीत दिशा में होने लगती है। इसे व्युत्क्रम या विपरीत परासरण कहते हैं। ठीक है, इसे व्युत्क्रम या विपरीत परासरण कहते हैं। अब क्या करेंगे आप? इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप? ऐसे सेम लिख लेंगे, व्युत्क्रम या विपरीत परासरण यहाँ आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होने लगता है? जो शुद्ध विलायक है, इस विलयन में विलायक भी होंगे ना, इधर आने लगते हैं, विलायक इधर आने लगते हैं। ठीक है,
विलायक के अणु। इसी प्रक्रिया को विपरीत या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। आरओ हमारा ऐसे ही काम करता है, सेम इसी प्रोसेस पे आरओ वर्क करता है, ठीक है। जो हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, अशुद्ध जल से शुद्ध जल मिल जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और आगे अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं। इस समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण विलवणीकरण में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग, आरओ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री जल के विलवणीकरण में, मतलब समुद्री जल से लवण को अलग करने में किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे हम समझते हैं कुछ और विलयन के प्रकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं समपराशरी विलयन। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन, ठीक है। समपराशरी विलयन, इसका क्या मतलब है? सम मतलब समान हो, पराशरी मतलब पराशरण दाब। सम मतलब समान हो, पराशरी मतलब पराशरण दाब। मतलब जब दो विलयनों का, जब दो विलयनों का पराशरण दाब समान होता है, तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। इसका मतलब है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं समपराशरी विलयन के लिए दो विलयनों का पराशरण दाब समान होना चाहिए। मान लो एक विलयन का पराशरण दाब P1 है, दूसरे विलयन का पराशरण दाब P2 है, तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यदि हम लिख रहे हैं, यदि दोनों विलयनों का ताप स्थिर, दोनों विलयनों का ताप क्या मान रहे हैं? स्थिर है, ठीक है, समान है, तथा सांद्रता भिन्न भिन्न है, तथा सांद्रताएं भिन्न भिन्न हो, तो क्या हो जाएगा? पराशरण दाब बराबर क्या होता है? CRT, ठीक है। तो 1 1 लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? CRT। तो 2 2 लगा देंगे इसके लिए, 2 के लिए। अब यहां लिखा गया है यदि ताप स्थिर हो, मतलब T और T1 और T2 बराबर होंगे, T ही हो जाएंगे। हम जानते हैं कि R जो होता है गैस कांस्टेंट या फिक्स होता है, नियतांक हमेशा फिक्स होता है, इसलिए 1 और 2 नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? C2। हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? N/V। तो यहाँ क्या हो जाएगा? N1 बटे V1 बराबर हो जाएगा N2 बटे V2। ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, समपराशरी विलयन के लिए। और भी आगे देखो, यदि मान लेते हैं, यदि V1 जो है वो बराबर हो जाए V2 के, V1 क्या हो जाए? V2 के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? तो N1 बराबर N2 हो जाएगा। और N क्या है? मोल। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो इसको मैं लिख सकता हूं, भार मतलब W बटे अणुभार बराबर भार मतलब W बटे अणुभार, ये लिख सकता हूं, ठीक है। ये कब हो जाएगा? देखो, ये पराशरण दाब जब समान होगा तब के लिए हो जाएगा, और जब दोनों का आयतन भी समान हो जाएगा तब के लिए ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पर ही न्यूमेरिकल हमको लगाना है, तो इसलिए हमने फार्मूला बना दिया। तो ये समपराशरी विलयन आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है, आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखिए क्या हो जाता है, समपराशरी विलयन के बाद क्या होता है? विलयन क्या होता है? अधिपराशरी विलयन, ठीक है, अधिपराशरी विलयन। और एक होता है अतिपराशरी विलयन। क्या है? अतिपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन, ये दो विलयन है, ठीक है। इनको हम लिखते हैं, समझते हैं। अधिपराशरी विलयन क्या होता है? जब विलयन का पराशरण दाब, जब विलयन का पराशरण दाब, जब विलयन का पराशरण दाब ज्ञात विलयन के पराशरण दाब से
ज्ञात विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अधिक होता है, तो उसे अधिपरासरी विलयन कहते हैं। अधिपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाएगा। जब विलयन का परासरण दाब ज्ञात विलयन के परासरण दाब से कम होता है, तो उसे अधिपरासरी विलयन कहते हैं। समझते हैं। मान लो हमारे पास एक विलयन पहले से दिया गया है, ये एक विलयन दिया गया है जिसका परासरण दाब दिया गया है P1, और एक दूसरा विलयन है जिसका परासरण दाब हमने ज्ञात किया P2। ठीक है, अब जिस विलयन का हमने परासरण दाब ज्ञात किया है ना, अगर उसका परासरण दाब ज्यादा हो जाए इस पहले वाले परासरण दाब से जो पहले से दिया है, तो उसे अधिपरासरी विलयन कहते हैं। इसी का उल्टा, यदि इसका परासरण दाब इसके परासरण दाब से कम हो जाए तो उसे अधिपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, असमान मोलर द्रव्यमान। इसके बाद हम उस अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।